ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक सक्सेस स्टोरी आ गई। उसमें आदित्य पलेचा का दिखा रखा था कि देखो 19 साल की उम्र में आदित्य पलेचा ने जेप्टो फाउंड कर दिया। आदित्य पलेचा, द यंग CEO एंड co-founder ऑफ Zepto। और तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी उम्र मतलब कितनी हो गई है और तुम बैठे हुए अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। ऐसे करके सक्सेस स्टोरी थी सो कॉल्ड मोटिवेशन के लिए। ऐसे और लोगों की भी आती है। अमिताभ बच्चन की पहले हमारे टाइम पे आती थी जब हम बहुत छोटे थे, और रणवीर सिंह, विक्की कौशल, ये लोग बॉलीवुड के बाहर से आ गए। कोलोनल सैंडर्स जिन्होंने KFC फाउंड करा, बहुत सारे लोगों की आती है। मेरे को गंदा क्या लगता है कि आज भी स्कूल्स में या हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में या फिर हमारे जो आसपास रहने वाले बड़े बूढ़े हैं वो आज भी मतलब 40s के 30s के वो आज भी ये बात नहीं बता रहे। सब बेवकूफ़ियाँ हैं, ये सब रियल चीजें नहीं बताते हैं, उन प्रिविलेजेस को छिपा लेते हैं जो हमेशा पीछे होते हैं। अभी आप समझ जाओगे। मैं जब ये वीडियो खत्म करूंगा ना तो लिटरली अगर आपको वाव वाली फीलिंग ना आए ना तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। उससे तो खैर मैं क्या ही ऑफर दे सकता हूँ। और मुझे घिन पता किस बात पे आती है, घिन मतलब मुझे बहुत गंदा लगता है और आपको भी लगेगा। देखो मान लो आप सपोज करो कि कोई मिडिल क्लास बंदा है, टीनेजर है, ठीक है, वो ये सक्सेस स्टोरी देख रहा है कि जेप्टो के फाउंडर्स ने आदित्य पलेचा ने 19 साल में ये कर दिया, ठीक है। वो इंसान या तो कंपैरिजन करेगा और डिमोटिवेट हो जाएगा, डिप्रेस काइंड ऑफ हो जाएगा, या फिर वो मोटिवेट होएगा। मोटिवेट अगर वो हुआ ना तो वो 1-2 घंटे 4 घंटे रहेगा बस, या 2 दिन, उससे ज़्यादा मोटिवेट वो नहीं रहेगा। उल्टा ये सक्सेस स्टोरी ने जो उसकी अटेंशन ली है उसकी वजह से अगली रील शायद उसको कोई शैम्पू बेच रही होगी जो वो खरीद लेगा और शायद वो जेप्टो से ही खरीदेगा। आपका डोपामाइन, आपका मोटिवेशन भी आप उनका प्रोडक्ट है और उनकी ही सक्सेस स्टोरीज दिखाने के बाद में आपका प्रोडक्ट है। क्यों है अब आप समझना इस चीज को, ठीक है। गंदा लगेगा यार आपको लिटरली ये सब सुन के। अब देखो आदित्य पलेचा ने, ठीक है, जेप्टो फाउंड करा बहुत ही कम उम्र में, 19 साल की उम्र में। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी लोगों का मैं नाम लूंगा ना यहाँ पे, मैं उन लोगों को टारगेट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया ही है। टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से हमें बताया जाता है वो काफी हद तक गलत ही होता है। जेप्टो के फाउंडर ने बढ़िया 19 साल में फाउंड कर दिया। 2 फाउंडर्स आदित्य पलेचा और कैवल्य वोहरा। लेकिन इनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई? GEMS स्कूल। कहाँ पे? दुबई के अंदर। मतलब आदित्य पलेचा की वहाँ पे हुई और कैवल्य वोहरा तो बैंगलोर से ही थे और दुबई में जाके फिर उनकी दोस्ती वगैरह हुई थी, ठीक। तो GEMS स्कूल पता है आपको कौन सा है? ग्लोबल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये स्कूल्स जो है ना वो दुनिया के सबसे प्रीमियम स्कूल्स में आते हैं। 20-30 लाख रुपए से कम एनुअली इनकी फीस नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर दुबई में आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो ना तो उसका हिसाब लगा लो आपकी कितना खर्चा होता है, ठीक है। वहां से आदित्य पलेचा जो है वो स्टैनफोर्ड पहुंच गए और साथ में कैवल्य वोहरा भी पहुंच गए, ठीक, स्टैनफोर्ड। पहली चीज तो यह है कि इंडिया में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बंदे में या इंडिया के किसी भी नॉर्मल स्कूल में अगर कोई बंदा पढ़ रहा है उसका स्टैनफोर्ड में जाने का चांस, स्पेशली अगर वो हिंदी मीडियम या अपने स्टेट लैंग्वेज की स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका स्टैनफोर्ड में जाने का चांस ना, और एक बंदा जो GEMS स्कूल से गया हो और प्रोबेबली अगर उसे स्कॉलरशिप मिल गई तो बढ़िया है, नहीं मिली हो तो फिर उसके बाद भी खर्चा जो करोड़ों में पहुंचेगा। तो वो ऐसे मान लो कि इन दोनों का जो कंपटीशन है ना, सरकारी स्कूल और GEMS स्कूल, वो ऐसे है कि एक के हाथ में तो मशीन गन थमा दी है और दूसरे के हाथ में है चाकू, और 100 मीटर से उनको लड़ाई लड़नी है। मतलब लड़ाई मतलब जो भी राउंड मान लो, फन में मान लो, और 100 मीटर से उनको वो लड़ाई लड़नी है और सेंस ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। चाकू वाला बंदा कहीं भी स्टैंड ही नहीं करता, ठीक। ये तो कंपटीशन है, ठीक। अब मेन चीज़ क्या है कि इसके आगे स्टोरी पे चलता है, ठीक है। हालांकि स्टैनफोर्ड का जो एक्सेप्टेंस परसेंटेज है ना वो 2-3% ही होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आदित्य पलेचा और कैवल्य वोहरा ने बहुत मेहनत करी होगी उसमें जाने के लिए। अब वो स्टैनफोर्ड पहुंच गए। स्टैनफोर्ड से उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया और उन्होंने जो है अपना एक स्टार्टअप पे काम करना शुरू करा जिसका नाम था किराना कार्ड, ठीक। उस पे उन्होंने काम करना शुरू करा तो उनको फंडिंग मिल गई 5.5 करोड़ ग्लोबल फाउंडर्स कैपिटल के थ्रू। इनसे मिली उनको फंडिंग। एक इंसान के पास अगर बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया भी है ना तो उसको फंडिंग नहीं मिलेगी अगर वो सिंपल किसी स्कूल से और सिंपल किसी कॉलेज से इन्वेस्टर्स को 1000 मेल भी करेगा ना तो शायद उसको एक भी रिप्लाई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हो ना, वहाँ से ड्रॉप आउट कर रहे हो, वो भी कंप्यूटर साइंस से, तो आपके पीछे इन्वेस्टर्स भागते हैं। साथ में उन्होंने जब स्टैनफोर्ड ड्रॉप कर दिया, किराना कार्ड पे काम किया तो कुछ खास वो चल नहीं पाया, लेकिन उनको फंडिंग मिली थी। फिर उनको दोबारा भी चांसेस मिल गए, ठीक है। उन्होंने Y कॉम्बिनेटर करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये फाउंडर्स के लिए कॉलेज मान लो आप। फाउंडर्स इसमें अप्लाई करते हैं और इसमें भी 1-2% ही एक्सेप्टेंस परसेंटेज है, इतने ही % लोग उसमें लिए जाते हैं, 1-2% का ही नाम आता है। तो इनका जो है वहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टिंग इनकी हो गई। Y कॉम्बिनेटर का एक बार आप ठप्पा लग गया ना तो इन्वेस्टर्स आपके पीछे भागते हैं, ये लिटरली ट्रू है। क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि आपके जो बिजनेस है ना वो एग्जाम और जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो होता ही ऐसा है कि आपने जो अपना स्टार्टअप वगैरह रख रखा है उसमें कितना पोटेंशियल है। उस बेसिस पे उनको Y कॉम्बिनेटर में जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया। तो वहां से अगर आप पहुंच गए तो इन्वेस्टर्स आपके पीछे भागते हैं, आप इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं भागते, ठीक। कौन से बंदे के पास इंडिया में ये फैसिलिटीज है मिडिल क्लास में कि वो 5.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उठाए
और उसके बाद में किराना कार्ट जैसे किसी भी बिजनेस में काम करे और वो ना चले, उसके बाद भी उनको इन्वेस्टर्स की लाइन लगी रहे। खैर वाई कॉम्बिनेटर में वो एक बार आ गए, उसके बाद वहाँ पे फंडिंग की कमी नहीं होती। उनको स्टार्टिंग में बहुत छोटी फंडिंग मिली, जो कि ऑब्वियसली सभी को मिलती है, उस पर कोई इफेंट बट्स नहीं होते, आप जैसे मर्जी खर्च करो, ठीक, अपने जो भी आपका स्टार्टअप है। उसके 3 महीने बाद उनको $60 मिलियन की फंडिंग मिल गई। उसके और 3-4 महीने बाद उनको $200 मिलियन की फंडिंग मिल गई। यहाँ बात यह है ही नहीं कि उन्होंने इंडिया में कैसा किया, यहाँ पे बात यह है कि आपके नेटवर्क्स कैसे हैं, आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई, आपके जो प्रिविलेजेस कितने ज़्यादा हैं। क्योंकि ज़ेप्टो एज अ बिजनेस तो आज भी प्रॉफिट में नहीं है, अभी भी लॉस में है। हालांकि ज़ेप्टो इज़ डूइंग गुड, इज़ अ ग्रेट बिजनेस, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मैं आपको टेक्निकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सोच के आपको बुरा नहीं लगेगा कि भाई एक 19 साल के लड़के ने ज़ेप्टो फाउंड कर दिया, ये तो बताते हो, लेकिन उसके पीछे के जो प्रिविलेजेस हैं, जो नेटवर्क्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो तो आप बताते ही नहीं हो। और सामने वाला बंदा जो है वो डिप्रेस्ड फील करेगा कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में अभी तक कुछ किया ही नहीं है। अब ये सोच के आपको ये नहीं लगता कि जब ऐसी सक्सेस स्टोरी बता के किसी इंसान को डिमोटिवेट, डिप्रेस करा जाए कि भाई 19 साल की उम्र में उसने ये कर दिया, तुम तो कर क्या रहे हो ज़िंदगी में, तो ये गलत बात नहीं है। जबकि उसके पीछे के प्रिविलेजेस और उसके पीछे के जो नेटवर्क्स और रिसोर्सेज थे उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता है। खैर अभी तो आप सुनते जाओ, ठीक है। ये आपको याद है जब नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा टारगेट करा गया था, आज की डेट में भी वो हो रहा है बॉलीवुड के अंदर। एक्चुअली नेपोटिज्म तो माइक्रो लेवल है, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है एलिटिज्म। अब ये पता नहीं वर्ड होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन अगर नेपोटिज्म ऐसा है ना जो 10,000 लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, तो एलिटिज्म ऐसा है जो 10 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। और कोई इंसान उसको मॉरली इनकरेक्ट भी नहीं बोल सकता, वो मॉरली करेक्ट ही है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अमिताभ बच्चन की स्टोरी मैंने तो खैर सुनी है, आपका पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, कि उन्होंने मुंबई की सड़कों पर बहुत बेंचों पे सोए हैं, आवाज़ भारी, रंग गोरा नहीं था, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, उनको कोई रोल नहीं देता था और बड़ी परेशानियों में झेला है। पर ये नहीं बताया जाता कि भाई अमिताभ बच्चन जो है ना, उनकी फैमिली जो है, हरिवंश राय बच्चन, वो जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने हरिवंश राय बच्चन को इलाहाबाद से दिल्ली बुलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर बनाया था, 1000 रुपये की सैलरी तय करी थी। 1000 रुपये उस टाइम के हिसाब से मतलब 15-20 रुपये एवरेज सैलरी थी पूरे हमारे देश के नेशनल एवरेज जो थी उसमें। अब 15-20 को आप 1000 से कंपेयर करके देखो। साथ में जब अमिताभ बच्चन आए थे मुंबई, तो उनके पास इंदिरा गांधी का लिखा हुआ लेटर था जो उनको इंट्रोड्यूस करता था फिल्म मेकर्स से। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक्चुअली इनकी फैमिली फ्रेंडशिप थी। अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन, संजय गांधी, राजीव गांधी साथ में खेले कूदे हैं। भाई अगर कोई विधायक है ना, और उसका भी जो अनऑफिशियल पीए टाइप इंसान होता है, आप समझ ही गए होंगे, वो अगर किसी को जिले में फ़ोन कर देना तो उसका काम नहीं रुकता। भाई आपके अगर पीएम से कनेक्शन है ना, सीधे प्राइम मिनिस्टर से, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपका रुक जाएगा लिटरली? आप सोच के देखो। लेकिन ये कभी जिक्र बताया गया, कुछ ऐसा पता चला? यही एलिटिज्म है। एलिटिज्म मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई फिल्म मेकर का बेटा है तो वो अपने बेटे को हीरो नहीं बना रहा, लेकिन वो पॉलिटिशियन बना देता है, क्योंकि उसके नेटवर्क्स और रिसोर्सेज तो है ही ना भाई, पैसा और बहुत सारे नेटवर्क्स तो है ही ना। उस फ़ोन घुमाने की तो देर है, सिर्फ आप हमारा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, बात ख़त्म। यही चलता है। 90% जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई कंपनी की पोस्ट हो, उसकी बात नहीं कर रहा। वहाँ जहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता, जहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती ना, तो एलिटिज़म 90% जो पोजीशंस हैं, जो सक्सेस है ना, वो उन्हीं को मिलती है जिनके कनेक्शंस बढ़िया होते हैं। ये होता है, लेकिन इनको मिडिल क्लास और गरीब जनता से कनेक्ट करने के लिए ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है। बड़ा स्ट्रगल करा है भाई, बड़ा स्ट्रगल करा है। और मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा कि इसमें कोई अमिताभ बच्चन या किसी भी इंसान का कोई रोल है। शायद वो नहीं भी करते हो, शायद वो करते भी हों, पीआर का मटेरियल भी हो सकता है, शायद लोग ही कर देते हों। पर दुख इस बात का होता है कि दुनिया का जो ये सिस्टम है ना, ये आज भी टीनेजर्स को बेवकूफ़ ही बना रहा है। उनको मोटिवेशन के दम पे बेवकूफ़ बनाता रहता है, उनके डोपामाइन हिट से पैसे कमाता है उल्टा। रणबीर सिंह, भाई रणबीर सिंह ऐसा लगता नहीं कि बॉलीवुड के बाहर से आए और कितने बड़े स्टार बन गए, नेपोटिज्म रखा का रखा रह गया, ऐसा कुछ है नहीं। 2004 में इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे रणबीर सिंह, यूएस के अंदर। आज के टाइम पे बाहर पढ़ना फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2004 के टाइम पे अगर आप यूएस के अंदर पढ़ रहे हो ना, तो यू नीड टू हैव अ गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन फैमिली। सिंपल एज दैट। विक्की कौशल जब वो आए थे तो ऐसा लगता था ना कि भाई बॉलीवुड में मतलब बाहर से कोई बंदा आया, वो स्टार बन गया। उनके फादर जो है वो रेनाउंड एक्शन डायरेक्टर थे ऑलरेडी बॉलीवुड के अंदर। दंगल, लगान जैसी मूवीज़ में उन्होंने काम किया हुआ है। तो क्या वो नेटवर्क्स नहीं थे? ऑफ कोर्स वो थे। ऐसे में 100 एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ, पर मेरा पर्पस ये एग्जांपल्स देना नहीं है। ये तो ये क्लियर करने के लिए है कि सक्सेस स्टोरीज जो यूजुअली होती है ना, उनको वेरीफाई कर लिया करो, फालतू का मोटिवेशन ज़बरदस्ती नहीं लेना है। जो मैं बता रहा हूँ वो ये है
कि इन सब चीज़ों को तो साइड हटाओ, लेकिन हमारे स्कूल्स में ये क्यों नहीं बताया जाता जो रियल मेथडोलॉजी है जिसकी वजह से इंसान कुछ कर गुजरता है लिटरली, वो है सबकॉन्शियस फीडिंग। सबकॉन्शियस फीडिंग क्या होती है, इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, ठीक है। और आपको लिटरली फीलिंग आ जाएगी कि भाई क्यों नहीं बता रहे हो इस चीज़ को स्कूल्स में, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। क्या होता है सबकॉन्शियस फीडिंग, ठीक है। एक हमारा कॉन्शियस ब्रेन है जो हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, चाय पीनी है, चल भाई चाय पी के आते हैं, आइसक्रीम खानी है, ये सब कॉन्शियस ब्रेन कर रहा है। जो अभी यहाँ पर रिसेंटली जो भी आप डिसीजंस लेते जा रहे हो नॉर्मल, सबकॉन्शियस ब्रेन जो है ना वो डीप होता है। और वो डीप मतलब वो हैवी टास्क करता है। हैवी टास्क कैसे, जैसे आपकी हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, आपका कॉन्शियस ब्रेन थोड़ी चला रहा है हार्ट बीट को, आप चाहो भी तो रोक थोड़ी सकते हो। आप दिन में या साल में कई बार बोलते होगे कि भाई इससे तो मैं इस दुनिया में ना ही होता तो बढ़िया होता, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत अच्छे से जानता है कि ये बेवकूफ़ है, इसकी 50 बार मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन हार्ट बीट तो रुकनी नहीं चाहिए ज़िंदा रखने के लिए। आपके नेल्स बढ़ते रहते हैं, आपके बाल बढ़ते रहते हैं, कोई तो कर रहा होगा ना। ये नॉन लिविंग चीज़ तो नहीं कर रही होगी, वो तो मूवी नहीं करती, लिविंग चीज़ कर रही है, वो है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। कोई भी चीज़ अगर सबकॉन्शियस ब्रेन के पास चली गई तो फिर चाहे दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे पाला पड़े, चाहे ठंड पड़े, कुछ हो, सबकॉन्शियस अपना काम करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप अगर 1-2 बार चाय पियोगे ना, आपने ज़िंदगी में 1-2 बार चाय पी है, तो हो सकता है कि आप बोलोगे अब मैं नहीं पीऊँगा यार, मेरे को फालतू में एसिडिटी वगैरह हो जाती है, नहीं पीऊँगा। लेकिन अगर आपने 5 साल से 10 साल से चाय पी है ना, तो आप चाय नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि अब जो चाय है ना वो आपके कॉन्शियस ब्रेन में नहीं है, सबकॉन्शियस में घुस चुकी है। वो हैबिट्स जो है ना वो सबकॉन्शियस का ही मोस्टली काम होता है। एडिक्शन भी सबकॉन्शियस का काम होता है एक्चुअली। सबकॉन्शियस जो है ना वो 3 चीज़ों से ट्रेन होता है। पहला रिपीटिशन, दूसरा यूनिकनेस, कुछ भी यूनिक दिखेगा ना तो सबकॉन्शियस उसको बहुत जल्दी नोटिस करेगा। तीसरा अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट। रिपीटिशन मतलब सिंपल, जो जितनी भी आपकी हैबिट्स होती हैं ना या एडिक्शंस हो जाते हैं, वो सारे रिपीटिशंस की वजह से ही होता है। आप ऑब्वियसली सोचो ना यार कि अगर पहली बार कोई बंदा सिगरेट को छूता है ना तो वो उल्टी कर देगा, ठीक है, उसको इतना गंदा धक्का लगेगा कि उसको सांस भी नहीं आएगी। फिर ऐसे कैसे हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिगरेट जो है एक बुझाते हैं, एक जलाते हैं, एक बुझाते हैं, एक जलाते हैं, जबकि ना तो उसका टेस्ट बढ़िया है, ना उसकी स्मेल बढ़िया है, कुछ भी बढ़िया नहीं है। उनको फील भी अब कुछ नहीं होता, फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि सबकॉन्शियस जो है ना वो अपना टास्क बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ करता है। ये तो रिपीटिशन हो गया। दूसरा होता है यूनिकनेस। इसीलिए बोलते हैं कि आप ट्रैवल करो, दुनिया देखो। क्यों? क्योंकि उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना वो सबकॉन्शियस के ऊपर पड़ता है। सबकॉन्शियस जब यूनिक चीज़ें देखता है ना तो वो जिंदा हो जाता है एक तरीके से। ये मान लो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप नॉर्मल चीज़ें देखे जा रहे हो तो सबकॉन्शियस बोलता है ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको क्या स्टोर करना, ये तो रोज़ ही करते हो तुम। सबकॉन्शियस मेजर जो है ना नोटिस करता है यूनिकनेस को, उससे उस पर इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ता है। तीसरी चीज़ है अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट कैसे, मैं ये आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। दीपिंदर गोयल, ठीक है, जोमेटो के फाउंडर, ठीक, अभी उनका पॉडकास्ट देख रहा था मैं, और पॉडकास्ट देखते हुए मैंने ये सुना, उनके ही शब्द हैं कि वो बचपन में उन्हें काफ़ी बुली करा गया है, कि मैं बुली होता था बचपन में, परेशान करा है बच्चों ने। क्यों? उनके शब्द हैं, ठीक है, वो छोटे थे, काले थे और स्टैमर करते थे, मतलब बोलते बोलते उन्हें परेशानी होती थी, रुक जाते थे शब्द। छोटा है, काला है, स्टैमर करता है। उसके बाद वो चले गए चंडीगढ़ आईआईटी की प्रिपरेशन करने। वहाँ उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकले और वहाँ पे जो बच्चे थे वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे थे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, और ज़्यादा कंपटीशन उनको फील करना पड़ा। उनके वर्ड के हिसाब से ना तो उनको स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती होगी, हमेशा ये फील होता होगा कि यार मैं कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरीके से डेवलप हो जाता है। इसके बाद में वो आईआईटी दिल्ली पहुँच गए जहाँ उनका सेकेंड फेस ऑफ दिस अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट शुरू हो गया, क्योंकि आईआईटी दिल्ली अपने आप में ही कंपटीशन है, वहाँ सारी क्रीम ही पहुँचती है और आपको इतना गंदा कंपटीशन फील होता है कि सब हाई अचीवर्स ही हैं भाई। पास्ट के जो एलुमनाई हैं उन्होंने भी पता नहीं देश में कितना कुछ कर रखा है, ऑलरेडी फेमस है सारा कुछ, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी आ जाता है कि आपको भी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट मानना पड़ेगा। इससे बढ़िया सबकॉन्शियस ट्रेनिंग कुछ नहीं होती। क्यों भाई? पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो है रिपीटेशन तो दिख ही रहा है, ठीक है, लगातार कई सालों तक ये सब कुछ चलता रहा, जो फील हो रहा है कि कॉम्पिटेटिव और अपने आप को ज़्यादा अच्छा प्रूव करने की जो चाह है। दूसरा यूनिकनेस, आप जगह चेंज कर रहे हो इतनी ज़्यादा, ठीक है, यूनिक एनवायरनमेंट है। तीसरा अनकंफर्टेबल, इससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्या होगा कि इंसान को इतना बार चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, इतने कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में रहना पड़ रहा है। यहाँ सबकॉन्शियस की सबसे ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग होती है और फिर सबकॉन्शियस इंसान को ऐसा बना के छोड़ता है, या तो इंसान गिव अप कर देता है, वो फिर अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है कि गिव अप नहीं करना है, मेहनत करनी है, सब कुछ हो जाता है। वो अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। अगर किसी ने गिव अप कर दिया तो फिर वो ज़िंदगी भर ही, वो भी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है, अगर किसी ने गिव अप कर दिया
तो वो ज़िंदगी भर ही गिव अप की आदत पड़ जाएगी उसको। सामने वाले बंदे से ज़्यादा कॉम्पीट नहीं करेगा, वो ईजिली भागने की कोशिश करेगा, इनसिक्योर हो जाएगा चीज़ों से। और अगर वो सर्वाइव कर गया तो वो इतना कॉम्पिटिटिव हो जाएगा कि फिर वो ज़ोमैटो जैसे कंपनीज फाउंड कर देगा जो स्टॉक्स मार्केट पे लिस्ट हो जाएंगी। और फिर भी वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है, जैसे हार्ट बीट है, चलती रहेगी भाई। तेरा कॉम्पिटिटिव नेचर है, चलता रहेगा भाई। वो हमेशा भागता रहेगा इंसान, और इसीलिए वो सक्सेस की तरफ भागता रहेगा। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ ये आती है कि चलो सक्सेस को एक बार साइड में रखो, ये सबकॉन्शियस फीडिंग वाली बात हमें बताई क्यों नहीं जाती? अगर लिटरली सबकॉन्शियस फीडिंग वाली चीज़ें स्कूल्स में पढ़ाई जाएँ, टीनेज की उम्र में बच्चे ज़्यादा ध्यान से रखेंगे और उन्हें एडिक्शन क्यों होगा लोगों को। अगर उन्हें यह बता देता है कि बात तेरी विल पावर की नहीं है, तुझे नशा नहीं छूना है, तुझे सिगरेट नहीं छूनी है। क्यों? क्योंकि जब एक बार सिगरेट तेरे सबकॉन्शियस के अंदर घुस गई ना, फिर तेरे कॉन्शियस के हाथ में बातें नहीं रहती हैं। सबकॉन्शियस के अंदर घुस चुकी है तो सबकॉन्शियस के थ्रू ही बाहर निकलती हैं, जो कि उसके रिसोर्सेज इस पर्टिकुलर हमारी सोसाइटी में नहीं है। कोई नहीं बताता ये बातें। निकालने की छोड़ो, उसको ट्रेन करने की ही बातें जब कोई नहीं बताता, तो एडिक्शन से बाहर निकलने की बातें कौन बताएगा? हर बुरी से बुरी चीज़ और हर तगड़ी से तगड़ी चीज़ सबकॉन्शियस के थ्रू ही होती है। लोगों को ट्रॉमा होता है, क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसा अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस हुआ होता है जो उन्होंने लाइफ में कभी फील नहीं किया, और उनके दिमाग के सबकॉन्शियस के अंदर घुस चुका है और निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस इज़ द डेंजरस थिंग। खैर, अगर ये वीडियो आपको यूनिक पर्सपेक्टिव इसने दिया हो जो सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है, ऑफ कोर्स यूनिकनेस, तो कमेंट्स में आगे ज़रूर बताना। साथ में आपके क्या विचार हैं इस बारे में ज़रूर बताना, और इसको शेयर करना उस बंदे के साथ जो मोटिवेशन के ऊपर सिर्फ जिंदा है, जो आज भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में खुश है।